हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे एनवायरनमेंट ऑफ द मंथ। लेकिन खास बात ये होगी कि आपके एनवायरनमेंट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक महीने में न्यूज में रहे, उनको हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि आप एक तस्वीर को देख कर ही उसे रिवाइज कर पाओ। तो आइए डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट को, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती, पर कोई बात नहीं, हम इसको इस तरह से करेंगे कि हमें चीजें याद भी रहे और हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट भी। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपको सामने दो तस्वीरें दिख रही हैं, लगभग सिमिलर सी हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है, क्या एनवायरनमेंट में क्या ऐसी चीजें हैं जहां आपको इसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है? चलो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। पहले यहाँ कुछ बिल्डिंगें हैं, कुछ इमारतें। अगर मान लो ये जो आप सीन देख रहे हो ये इंडिया का सीन है, इफ यू बिलीव इट इज इंडिया, देन व्हाट इज द कंसर्न? भारत में क्या ऐसी तेज धूप हमेशा निकली रहती है और हमारी भी बिल्डिंगें जो है वो इसी तरह कांच की बनने लग गई हैं। जब कांच की इमारतें होती हैं तो उसमें क्या होती है, हीट ट्रैप कर जाती है। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह यूरोपियन स्टाइल में बिल्ड होता है कि उसमें धूप फंस जाती है, फिर हमें एसी लगवाने पड़ते हैं ताकि चीजें क्लियर हो पाए। यानी कि जो हमारा अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सूटेड नहीं है, वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो इसके लिए क्या हमारे पास कोई प्लान है, कोई स्कीम है ताकि और बेहतर ग्रीन कंस्ट्रक्शन हो? यह आपको देख रहे पेड़ कटे हुए, टूटे हुए। क्या हमारे पास कोई ऐसा नया इनिशिएटिव लिया गया जहां हम ये कोशिश करें कि जो कार्बन क्रेडिट हमें पता है मिलता है, क्या उसी तरह से क्या हम ग्रीन क्रेडिट के लिए कुछ कर सकते हैं? हाल में ही इंटरनेशनल वाटर डे था। यूएन ने एक असेंबली भी करी, उसमें बात की कैसे हम वाटर को और बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्या इसके बारे में आपको पता है? क्या डिस्कशन हुआ रिसेंटली? जो आपको यहाँ ढेर सारी कैट्स दिख रही हैं, कुछ कैट्स हैं, ये टाइगर है, और इस तरह अगर आप और कैट्स की बात करो तो चीता भी होते हैं। असल में सारी बिल्लियों की प्रजाति है। तो एक ग्लोबल कैट अलायंस कुछ बना है क्या, इंटरनेशनल कैट अलायंस? ये बिल्लियों की अलायंस नहीं है, बट कंट्रीज साथ आई है, ऑलमोस्ट 96 कंट्रीज, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में होना है। ये कैबिनेट ने अनाउंस किया था ताकि हम कंजर्वेशन के ऊपर काम कर पाए। ऑलरेडी जो सबसे प्रेशियस कैट अभी आप कह सकते हो इंडिया की, टाइगर को हम कह सकते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर खास तौर पे, उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया ने बहुत पहले लॉन्च किया था। तो क्या क्या रिलेवेंट चीजें हैं? इस तस्वीर में आपको कुछ पेंगुइन्स भी दिख रही होंगी। ये पेंगुइन्स है? नहीं, ये डॉल्फिन्स है। भारत में गैंगेटिक डॉल्फिन मिलती है और उसमें बिहार वो राज्य जहां सर्वाधिक आपको गैंगेटिक डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं। उसके कंजर्वेशन के लिए भारत ने कुछ नए कदम उठाए हैं। वो कदम क्या है, क्या आपको याद है? और यहाँ कुछ बैटरियां भी तैर रही हैं साइड में। भारत में बैटरियां बहुत ज्यादा हो गई, जैसे जैसे हमारा सिस्टम बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली मोर, यू कैन से फोकस्ड नेशन या इकोनॉमी, हमारे पास वेस्ट बहुत जनरेट होने लग गया। ऑलरेडी हम कुछ वेस्ट बाहर से भी मंगवाते हैं जिससे हम फिर स्क्रैप करके कुछ और मटेरियल्स बिल्ड करते हैं। तो इंडिया में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसको लेकर एक रूल्स बनाए गए थे 2024 में, उस रूल्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं? और जो ऐसे लैंड है, ग्रीन लैंड्स या ऐसे इलाके जिनमें आप और ग्रीनरी बढ़ा सकते हो, डिफोरेस्टेशन को काउंटर कर सकते हो, उसके लिए क्या प्लेज ली गई, ये सब डिस्कस होगा आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट इट। और याद करिए कि जब भी हम इस वीडियो को खत्म करेंगे तो हम दोबारा इस तस्वीर के पास आएंगे ताकि हम यहाँ सब कुछ रिवाइज कर पाए। तो अभी तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि जो भी इस इमेज के ऊपर है उसको मिटा देता हूँ, ठीक है? याद रखिए यही तस्वीर हमारा लिंचपिन होगा, इसी से हम सब कुछ रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आते हैं पहली न्यूज के ऊपर, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के ऊपर। तो जैसे मैंने बोला, कैट अलायंस को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बिल्लियों ने अपना एक अलायंस बना लिया, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट ने ही स्टैब्लिश किया है। इंडियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था 29 फरवरी को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA इसका नाम है। और ये क्या है? तो जैसे कैट्स हो गई, कौन कौन सी बिग कैट्स होती है? चीता, लेपर्ड्स, टाइगर्स, लायन। इनको लेकर एक मल्टी कंट्री, मल्टी एजेंसी कोalition है, ऑलमोस्ट 96 कंट्रीज का। और इसकी खास बात यह है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में होने वाला है। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लगभग 150 करोड़ रुपए की ऑलरेडी धनराशि आवंटित कर दी है, जो अगले 5 साल में खर्च की जाएगी। तो ये जो ऐसी कंट्रीज है जहां पर ये इस तरह के वाइल्ड कैट्स हैं
वो सब आपस में कोलैबोरेट करेंगे, देखेंगे कैसे चीजें बेहतर की जा सकती हैं, क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। मल्टी प्रॉन्ग मल्टी सेक्टोरल अप्रोच लिखी जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग, फाइनेंस पे क्या क्या किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा एजेंसी होगा जहाँ 96 जो बिग कैट की रेंज कंट्रीज है, रेंज कंट्रीज मतलब जहां जहां वो कैट्स पाई जाती है। जैसे मान लो अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज जहाँ आपको टाइगर्स, लायन देखने को मिलते हैं। एशिया में कितने देशों में आपको लायन देखने को मिलेगा? एशिया में एक ही देश है जहाँ लायन है, विच इज इंडिया। चीता की बात करो तो बस ईरान में बचा है। पर अफ्रीका की कंट्रीज जब उसमें ऐड हो जाती है तो बहुत सारी कंट्रीज हो जाती है, तो वो उस पूरी एरिया को आप कवर करते हैं जिसमें आप बिग कैट कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे हो। तो जब मैं बात करूं IBCA की, सो इट्स इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका जो हेडक्वार्टर होगा वो इंडिया में होने वाला है, ये भी अनाउंस हुआ है। देखो इसमें एक खास बात ये है, रॉयल बंगाल टाइगर जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बहुत रेलेवेंट है और इसके लिए इंडिया ने लगातार काम किया। दुनिया में जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है उसमें सर्वाधिक अगर आप टाइगर देखो अभी कहीं है तो उनमें इंडिया टॉप पे आता है। क्यों आता है? इसकी वजह यह है कि इंडिया का प्रोजेक्ट टाइगर जो बहुत सक्सेसफुल हुआ। स्पेसिफिकली हमारी एक टाइगर कंजर्वेशन को लेकर अगर अलग बॉडी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA, जो 1972 का हमारा एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर उसको बनाया गया था, जहां आपके जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है वो उसके इंचार्ज रहते हैं, फिर पार्लियामेंट्री पैनल के मेंबर्स रहते हैं, जिसका बेसिक फोकस ही है कि किस तरह हम टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस कर पाए। तो उसी के तहत इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेस रहा, जो प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया गया था। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, कुछ ऐसी चीजें जो दिखाते हैं कैसे इंडिया ने सक्सेसफुली अपनी टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाया है, जो एक टाइम में बहुत गिर के 500 के आसपास पहुंच चुके हैं, जो खींच के आज हम 3500 से भी ज्यादा ला चुके हैं। तो हमारी जर्नी को, इसको 50 साल हो गए। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। फ्रॉम 1973 टू 2024 अब तो 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, 51 साल हो गए प्रोजेक्ट टाइगर को, विच हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन रिस्टोरिंग द पॉपुलेशन, स्ट्रेंथनिंग द कंजर्वेशन एफर्ट्स टुवर्ड्स टाइगर्स। तो अब ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, जो हम IBCA की बात कर रहे हैं, ये केवल टाइगर्स के ऊपर फोकस नहीं करेगा, हर तरह के जो बिग कैट्स हैं, लायन हो गए, चीता हो गए, लेपर्ड्स हो गए, उन सब को ये कंजर्व करेगा। तो उसका बड़ा एग्जांपल इंडिया, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग की हमने बात की, हम शेयर कर सकते हैं। तो इंडिया ने किस तरह काउंट किया टाइगर्स को? तो इंडिया में टाइगर को काउंट करने की टेक्निक क्या होती है? एम स्ट्राइप्स कहते हैं इसको, यानी एक शेर के को गिनने के कई तरीके होते हैं। या तो कैमरा ट्रैप किए जाते हैं जहां से फोटो खींची जाती है, फिर देखा जाता है वो अलग टाइगर है या सेम टाइगर है। नॉर्मली एम स्ट्राइप में आप शेर के स्ट्राइप्स को गिनते हैं, जैसे हमारे उंगली फिंगरप्रिंट्स हमेशा अलग होते हैं, उसी प्रकार से हर टाइगर के ऊपर जो धारियां होती है, जो स्ट्राइप्स होते हैं, दे आर डिफरेंट। तो उसके हिसाब से आप टाइगर को काउंट करते हो, देखते हो कितने हैं, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है। सो इंडिया हैज शोन अ लार्ज ग्रोथ इन दैट, और लार्जेस्ट कंसोलिडेशन ऑफ टाइगर इंडिया में गई है तो भी जिम कॉर्बेट में है, जो कहां पर है? उत्तराखंड में। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर के बाद अब इंडिया और बिग कैट के ऊपर एक अलायंस कर रहा है, तो ये हमें पता लग गया। तो इसलिए हमारी इस तस्वीर में जो टाइगर्स घूम रहे थे, जो और बिल्लियां भी घूम रही थी, इसको बिग कैट अलायंस, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973, यानी आज 51 ईयर्स इसके लगभग हो चुके हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्या कोशिश थी कि भाई जो टाइगर पॉपुलेशन है वो सेफगार्ड की जाए, उसकी कंजर्वेशन के लिए, उनका नेचुरल हैबिटेट है वहां, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। उनके लिए हमने रिजर्व डिक्लेयर करने स्टार्ट किए, नेशनल पार्क्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। जो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए लोगों को ट्रेन किया जो उस इलाके के आसपास रहते हैं। तो इट इज बीन अ बिग सक्सेस। और हमने सबसे बड़ी स्ट्रेटजी एक और फॉलो की थी, कोर बफर एरिया की, यानी जो कोर एरिया जहाँ टाइगर पॉपुलेशन है उसमें हमने मूवमेंट बाहर के लोगों की कम कर दी, और कोशिश की किस तरह हम टेक्निकल और बेहतर तरीके से जो कोर एरिया है टाइगर कंजर्वेशन का, वहां पर हम और बेहतर लैंड यूज का इस्तेमाल करें, उसको लिमिट करें। इसलिए हमारी पॉपुलेशन बड़ी, पोचिंग्स को प्रोटेक्ट करें। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने काफी बड़ा रोल निभाया उसके पीछे, तब जाकर इंडिया का प्रोजेक्ट टाइगर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। और हमने कोर को कंजर्व किया, बफर को भी देखा कि बफर रीजन भी, मान लो ना ये कोर रीजन है, इसके आसपास ये आपका बफर रीजन है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये कोशिश की प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कि आप कोर में तो कंजर्वेशन करोगे ही करोगे, बफर को भी प्रोटेक्ट करना, यहाँ भी पोचिंग को रोकना, ताकि जो एक्सपेंशन है पॉपुलेशन का वो जब हो तो कोई सीधा मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। नॉर्मली ये होता है कि अगर आप किसी जानवर को यहाँ कंजर्व करें, उसकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, तो वो जैसे ही बाहर की तरफ आएगा तो यहाँ इंसान रह रहे हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको कोई देखना है तो वो है गिरनार में, जो गुजरात में है, जहाँ एशिया में सर्वाधिक शेर अभी आपको देखने को मिलता है। बहुत डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है शेरों से। वहां ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत हद तक मिनिमाइज्ड है, क्योंकि जीना सीख लिया। लेकिन अब वहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि इट इज क्रिएटिंग इश्यूज, तो वहां से उनको हटा के अब बांधवगढ़ और बाकी जगह भेजने की बात की जा रही है। जो अभी तक वहाँ की जो
अथॉरिटीज है वो तैयार नहीं है करने को। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रोजेक्ट टाइगर और IBCA। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, डैम सेफ्टी। हमने वहाँ एक रिवर देखी थी, तो रिवर को लेकर एक नई कमेटी बनी है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, जो फोकस करेगी एक खास तौर के प्रोजेक्ट के ऊपर, विच इज कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये किसके ऊपर है? तो कालेश्वरम जो आपका लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है किस रिवर के ऊपर है? तो ये है गोदावरी के ऊपर। पहली बात आपको याद कर लो ये। जब हम डैम्स की बात करते हैं तो इंडिया इज थर्ड ऑन नंबर्स इन टर्म्स ऑफ सबसे ज्यादा डैम जिसके पास है। एक नंबर पे आई थिंक चाइना है, भी 2 नंबर पे USA है, तीसरे नंबर पे इंडिया है। तो गोदावरी के ऊपर तेलंगाना में एक बड़ा सा डैम बन रहा है जो एक मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। इसको ढंग से मैनेज करने के लिए, इसकी सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई गई है। ये NDSA में 6 मेंबर होंगे, जो इसके अलग अलग बराज बनाए गए इस डैम में, उसको देखेंगे कि भाई इसकी सेफ्टी कैसी है, कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जैसे मेदीगढ़ बराज जो है उसको स्पेसिफिकली उसके कुछ हिस्से डूब रहे थे, तो उसको देखने के लिए भाई क्या सिस्टम है। इसको लीड करेंगे जो हमारे सेंट्रल वाटर कमीशन है, उसके चेयरपर्सन। इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या जियो टेक्निकल एस्पेक्ट है डैम के, कहीं जमीन को नुकसान तो नहीं, कहीं डैम टूट तो नहीं जाएगा। और इन सब का ध्यान रखने के लिए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई गई है। उसने एक एक्सपर्ट कम्युनिटी बनाई थी। अभी जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है भारत की, वो आती है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, और उसमें एक एक्सपर्ट कमेटी बनी है खासतौर पे किसके लिए? तो कल्लेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। किस रिवर के ऊपर है ये? तो गोदावरी के ऊपर। कहां पर? तेलंगाना में। आप कहोगे लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम होता कैसे? देखिए, देखने में कुछ इस तरह से है कि आप वाटर का लेवल चेंज करते रहते हो, और लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम इसलिए काम करता है। ये आपका बराज इस तरह कहा जाता है जहां से आप पानी के फ्लो को रोकते हो। यहाँ फाटक लगे होते हैं, दरवाजे। अगर ये बंद रहेगा तो पानी यहाँ स्टोर रहेगा, जब उसको खोलोगे तो पानी दूसरे लेवल पे जाता है। तो अगर इसमें किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल फ्लो आ गया, तो मान लो ये अगर कमजोर है, तो अगर कभी जब आपका पूरा एरिया भरा हुआ है और ये फिर टूट गया, या इस वाटर को, एक कैपेसिटी को विदहोल्ड नहीं कर पाया, तो अचानक से पूरे गांव के गांव तबाह हो सकते हैं। इसलिए इस इलाके में कोई भी अगर डैम बिल्ड होता है, दुनिया में कहीं भी डैम बिल्ड होता है, उसकी सेफ्टी बहुत एसेंशियल है। इसी को देखते हुए पहले आपने एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है आप, अब उन्होंने खासतौर पे कल्लेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए एक अलग कमेटी बनाई। कहां पर है ये, क्या रिवर है, ये हमने जान लिया, दैट इज मोर रेलेवेंट। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट स्कीम में से एक है ये। तेलंगाना के लिए बहुत रेलेवेंट है, खासतौर पर वहां के एग्रीकल्चर के लिए। अब आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हमने देखी रिवर, रिवर पे हमने बनाया एक डैम। डैम का तो कल्लेश्वरम जो एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपने एक नई एक्सपर्ट कमेटी बना दी। लेकिन जो रिवर बह रही है वो तो गोदावरी थी, लेकिन एक जो सबसे प्यारी और सबसे पवित्र नदी भारत की कही जाती है, पूजी जाती है, वो है गंगा। और गंगा में मिलती है खासतौर की मछली, उस मछली का नाम है डॉल्फिन। ठीक है, और डॉल्फिन को लेकर भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनोग्रेट किया गया पटना में, क्योंकि हमें बचाना है क्या? गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन को। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन असल में कुछ उन प्रजातियों में से एक है जो लगातार विलुप्त होती जा रही हैं। इवन जो हमारी डॉल्फिन है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है। पहले तो और बुरी हालत थी, फिर हमने कंजर्वेशन के ऊपर काम किया। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि भाई गंगा इज हाईली पॉल्यूटेड। तो जो पॉल्यूशन का लेवल है गंगा में, दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। तो पॉल्यूशन अगर हम कर्टेल कर पाए, रिवर को प्रोटेक्ट कर पाए, अगर हम हंटिंग को रोक पाए और कंजर्वेशन के ऊपर फोकस कर पाए कि कैसे ये दिखा सके कि धरोहर है, तब अगर हम डॉल्फिन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसको देखते हुए भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहीं खोला है, तो वो पटना में खोला गया है, जहाँ पर साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स है वो काम करेंगे भाई डॉल्फिन स्पीसीज के ऊपर, फिशरमैन को कैसे कंजर्वेशन के ऊपर बढ़ावा देना है। मछली के जाल में अक्सर वो डॉल्फिन फंस जाती है, तो उनको मैनेज करना। ये जो फिश होती है, खास बात ये ब्लाइंड होती है, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करती है और अक्सर केवल फ्रेश वाटर में रहती है, जो गैंगस रिवर डॉल्फिन है। कुछ और डॉल्फिन जो है वो खारे पानी में भी रहती है, पर गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन स्टे लिमिटेड टू ओनली फ्रेश वाटर। वेव्स का इस्तेमाल करती हैं, और जो भी ये एमिट करती है, सुसु साउंड सा निकलता है इनके जब ये एमिट करती है, तो उसी की वजह से इन्हें पहचाना जाता है। इस सरफेस पे आती है सांस लेने के लिए, बिल्कुल एक व्हेल की तरह। व्हेल असल में डॉल्फिन भी एक व्हेल ही होती है। तो ये हो गई डॉल्फिन की बात। डॉल्फिन को लेकर ऑलरेडी इंडिया का प्रोजेक्ट है, और ऑलमोस्ट इंडिया की 50% जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन पॉपुलेशन है वो सारी बिहार में ही है। तो इसलिए पटना में हमने एक नया रिसर्च सेंटर इसके लिए खोला है, और इंडिया ने इसको एक नेशनल एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया था। तो इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है? वो है डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन।
अब जैसे इसकी कुछ है, यांगजी डॉल्फिन हो गई, बाईजी हो गई, ये सारे विलुप्त हो गए, कोई ये भी स्थिति में ना पहुंच जाए, अभी ये एंडेंजर्ड लेवल पर है। ठीक है। और जनरली ब्लाइंड होते हैं, असम, यूपी, एमपी, राजस्थान, यूपी, चंबल, सिंध इलाके में पाए जाते हैं। और मेजोरिटी भी कहीं है तो वो बिहार में जो गंगा का स्ट्रेच है वहीं पर सर्वाधिक आपको डॉल्फिन देखने को मिलती है। ठीक है। अब जो रिवर हमारी बह रही थी इसमें डॉल्फिन दिखी थी, उसके लिए प्रोजेक्ट आया है, लेकिन हमने देखा कुछ बैटरियां आसपास पड़ी हुई हैं, तो वहां उसके लिए इंडिया का बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उसका एक रूल आया था 2023 में, और 24 में उसमें कुछ बदलाव किए गए। देखिए, सबसे पहले ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर 2001 में कुछ नियम बनाए थे, और देखा कि बाद में भाई 2001 का भारत और आज का भारत धरती आसमान का फर्क है, तो 2022 में हमने उसको देखते हुए कुछ चेंजेस किए, और 2022 में हमारे जो कुछ चेंजेस आए थे उनमें कुछ चीजें ऐड की गई थी, जैसे प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो बैटरी को प्रोड्यूस करेगा, इंपोर्ट करेगा, उसी की जिम्मेदारी है कि जब वो बैटरियां खराब होती है उनको कलेक्ट करे, रिसाइकिल करे, और जो रिकवर हो सके उससे मटेरियल, उसका इस्तेमाल नई बैटरियों में करे। ये हर प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार कितना भाई काम करेगी खुद से, तो ये प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई आप ही को ये करना है। इसे कहते हैं ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इंपोर्ट भी कर रहे हैं बैटरी तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अब हमारे व्हीकल्स हो गए, घरों में बैटरीज का इस्तेमाल होता है काफी मात्रा में, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, रिक्शास का काफी सारे रन होते हैं, स्कूटर्स, तो इसीलिए जो ईपीआर है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऐड किया गया था। फिर ऑनलाइन एक्सचेंज की बात की गई थी कि एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होगा जहां से ईपीआर सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग हो पाए। मान लो एक प्रोड्यूसर है कोई, मान लो एमेरॉन एक कंपनी है जो बैटरी इंडिया में बनाती है, इंपोर्ट करती है। एमेरॉन अब खुद ये सारे काम तो कर नहीं सकती बैटरी, उसको तो बैटरियां बेचनी है, बनानी है। तो एक रिसाइकल वाला है जिसका काम ही रिसाइकल करना है, तो वो उस रिसाइकलर के साथ बात करेगी, भाई देखो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें ये काम करना है, तो क्यों ना तुम ये काम करो, और तुम्हें इसके बदले में जो सर्टिफिकेट मिलेगा तुम हमें दे देना, इसके बदले में तो पैसे पे करेंगे। तो होगा ये कि जो बैटरी उनकी यूज हो रही है वो फिर एक तरह से रिसाइकल हो पा रही है। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि ईपीआर सर्टिफिकेट को भी ट्रीट किया जा सके, जैसे कोई कंपनी है खासतौर पे और रिसाइकिल करे ज्यादा से ज्यादा, ताकि इसको बेच के वो अपने लिए प्रॉफिट्स भी कमा सके, उसकी बात की गई है। फिर एक रिकवरी पीरियड की बात की गई कि वेस्ट बैटरी से जो रिकवरी किया जा सके वो कंफर्म होने के बाद इतना मटेरियल तो रिकवर किया ही जाएगा। और एक पॉल्यूटर पे की बात की गई, अगर आप ईपीआर टारगेट को मीट नहीं कर पा रहे हो तो आपको एनवायरमेंटल कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे, और उस फंड से फिर हम जो अनरिसाइकल्ड बैटरीज है उसको कलेक्ट करेंगे और रिसाइकिल करेंगे। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर थे। अब जो बदलाव किए गए वो क्या बदलाव किए गए, अब जो 2024 के बदलाव हैं उनमें क्या है कि रिसाइकल्ड या रिफर्बिश बैटरी है, जो रिसाइकलर है वो बेच देता था, वो उसके लिए उसको एक जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है भारत का, वो सर्टिफिकेट देता था उसकी क्वांटिटी के ऊपर। लेकिन अब एक प्राइस रेंज बना दी है कि सर्टिफिकेट किस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया है तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा रेंज के साथ, और जो रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं उसी रेंज में ट्रेड कर पाएंगी सर्टिफिकेट्स का। ठीक है, पहले क्या था, आपके पास सर्टिफिकेट होगा आप लेन देन कर लोगे, लेकिन अब रेंज डिसाइड कर दी, इतने रेंज में ही आप इसको कर पाओगे। अगर किसी की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है और वो दो छोटे छोटे सर्टिफिकेट खरीद के काम चलाए तो वो नहीं होने वाला। ये हो गई एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर की। दूसरा, एनफोर्समेंट। जो पहले वाला जो लॉ आया था उसमें जो सीपीसीबी कमेटी होती, सीपीसीबी जो है वो एक कमेटी बनाती, वो कमेटी फिर रिकमेंड करती गाइडलाइंस कि भाई अगर आपने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा नहीं किया तो आपको इतना कंपनसेशन पे करना पड़ेगा नॉन कंप्लायंस के ऊपर। अब बदलाव ये किया गया कि भाई अब सीपीसीबी कमेटी नहीं बनाएगी, सीधा गाइडलाइन दे देगी कि भाई अगर आपने नहीं किया है तो आपको इतना तो पे करना पड़ेगा। अगर वहां पर कुछ विवाद हुआ कंपनी का तो फिर जाकर वो कमेटी के पास, ये फिर तब कमेटी बनेगी कि भाई आप कमेटी के पास जाके बात करो। नहीं तो पहले ये था हर चीज के ऊपर कमेटी बनेगी, सीपीसीबी कमेटी बनाएगी, कमेटी जजमेंट देगी, फैसला सुनाएगी, तब वो कंपनी पे करेगी। बहुत ही लेथार्जिक प्रोसेस था वो। तो इसके बदले में अब सीधा जो सीपीसीबी है डायरेक्टली पेपर प्रिपेयर करेगी, गाइडलाइंस रिकमेंड करेगी, और अगर उसके बाद विवाद बनता है, कंसल्टेशन चाहिए, तो वो कमेटी से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ईपीआर की सर्टिफिकेट प्राइसिंग कितनी होगी, और सीपीसीबी डायरेक्टली कंट्रोल कर पाएगी कि भाई एनवायरमेंटल कंपनसेशन कितना देना है, किस लेवल पे देना है, क्या सर्टिफिकेट जिनको दे बांटे जा रहे हैं वो सही भी है एंटिटीज या नहीं। तो ये बदलाव किए गए। तो पहले हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, पहले प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर आ गया, ऑनलाइन एक्सचेंज की बात आ गई,
मैंडेटरी रिकवरी की बात की हमने, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल लगाया, अब उसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट करना, सीपीसीबी का हस्तक्षेप बढ़ाना और बेहतर इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश आगे की गई है। तो उस रिवर में जो बैटरीज मिली थी ये उससे जुड़ी हुई चीज है। अगला आता है फार्म प्रोग्राम। हमने देखा था कुछ जमीन का टुकड़ा साइड में था, कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग के पीछे दिख रही थी, तो जो ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी है उन्होंने एक फार्म प्रोग्राम लॉन्च किया है, यानी फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन मैनेजमेंट। अगर आप कहीं खेती कर रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो केमिकल्स पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ना सिर्फ ज़मीन को, क्रॉप्स को, हेल्थ को, बल्कि लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट को भी। लेकिन उसका उपाय क्या है भाई, ऑर्गेनिक में स्विच कर जाओ। लेकिन ऑर्गेनिक में स्विच करोगे तो श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। तो इसीलिए कोई एक प्रपोजिशन तो होना चाहिए ना। तो एक $379 मिलियन का इनिशिएटिव है, जिसमें हार्मफुल जो इनपुट्स है फूड प्रोडक्शन में, जिससे कि पॉल्यूशन भी फैलता है और नुकसान भी होता है, उसके बदले में अगर कोई और अल्टरनेटिव यूज हो पाए, ऑर्गेनिक और नॉन केमिकल अल्टरनेटिव्स को डेवलप करना, उसके ऊपर रिसर्च करना है, उसका इस्तेमाल करने से क्या फायदा हो सकता है, इसके ऊपर पुश किया जाएगा। 5 साल के टेन्योर के लिए जीईएफ ने ये फार्म स्कीम, फार्म प्रोग्राम, फाइनेंसिंग एग्रोकेमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम नहीं है, ये जीईएफ का प्रोग्राम है। ये लॉन्च किया गया ताकि किसी तरह जो पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है खेती में उसको निकाले। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं इंडिया, इक्वाडोर, कीनिया, लाओ, फिलीपींस, उरुग्वे, वियतनाम है। और यूएनईपी इसको पुश कर रही है। एडीबी होगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यूएनआईडीओ इसमें 7 कंट्री बाय कंट्रीज को कैरी आउट करेगा। तो फार्म क्या है समझ गए आप, फार्म से हमारा जो पीयूपी वाली केमिकल्स को हटाना, पेस्टिसाइड्स को कम करना, उसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना, ये जिम्मेदारी है फार्म प्रोग्राम के अंतर्गत। फार्म प्रोग्राम कौन रन कर रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट रन नहीं कर रही है, ये असल में जीईएफ का मैकेनिज्म है। हमने फार्म की बात कर ली, वहां जो हमें फोटो के किनारे जमीन मिली थी, हमने नदी की बात कर ली, डॉल्फिन की बात कर ली। अब आते हैं ग्रीन क्रेडिट की। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक नया मेथड बनाया कि भाई कैसे ग्रीन क्रेडिट को गिना जाएगा। मान लो अभी बहुत हॉर्न लगी पड़ी है भारत में कि हम ना इतने पेड़ लगा देंगे, ये 2 पेड़ हमें काटने तो हम 5 पेड़ कहीं और लगा देंगे। भाई पर वो जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो कैसे इंश्योर होगी। हमें पता है कि आजकल ट्रेड क्रेडिट मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं कार्बन क्रेडिट मिलता है। कोई कंपनी अगर कम कार्बन उत्सर्जित करती है तो उसको एक कार्बन क्रेडिट दिया जाता है कि भाई आपने इतना कार्बन पेट्रोल से या डीजल का इस्तेमाल करने के बजाय आपने अगर रिन्यूएबल से इस्तेमाल किया तो आपको कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा, जिसको आप बाद में बेच सकते हैं। उसी तर्ज पर लाइफस्टाइल में बदलाव करते हुए इंसान, व्यक्ति, लोग, कम्युनिटीज किस तरह उनके लिए भी कुछ किया जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए, प्लांटेशन एक्टिविटी को देखते हुए किस तरह अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करते हुए कुछ कर सकते हैं, तो उसको लेकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 2023 में, विच इज इंडियाज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जीसीपी, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसके अंदर ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, यानी अगर कोई व्यक्ति है, कोई बिजनेस है, वो कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज करना चाहते हैं, जैसे वो पेड़ लगाना चाहते हैं, वाटर कंजर्वेशन को फोकस करना चाहते हैं, या किसी और लेवल पे एनवायरमेंटल एक्शंस को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसके बदले में उन्हें ग्रीन क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका ये सिस्टम चलाया गया है मिनिस्ट्री एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, कि अब ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे अगर कोई आप ऐसी एनवायरमेंटल एक्टिविटी कर रहे हो उसके बदले में, जिसको आप बाद में ग्लोबल जो एक डोमेस्टिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है मार्केट का, वहां उसको बेच सकते हो। और इससे क्या होगा, कोई अगर इस तरह के क्रियाकलाप ज्यादा करते हैं उनके पास और बेहतर ग्रीन क्रेडिट होंगे, इनका फायदा उन्हें लेटर भी मिलेगा। एजेंसी कौन काम करेगी इसके लिए, तो इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, आईसीएफआरई जो है उसका गठन किया गया। आईसीएफआरई, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल होगी इंप्लीमेंटेशन को लेकर, हर चीज को लेकर, कैसे प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे वेरिफिकेशन होगा भाई किसी ने किया, और फिर उसके बदले में ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे, जिसको बाद में वो चाहे तो ट्रेड भी कर सकते हैं। अभी इनिशियल फेज में है, बाद में इसको और एक्सटेंड करने की बात है। तो जीसीपी आईसीएफआरई करेगी, जो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंतर्गत होगा। और ये इंडिविजुअल के ऊपर भी लागू होता है, कम्युनिटी के ऊपर भी लागू होता है, बिजनेसेस के ऊपर भी लागू होता है। अगर वो चाहे तो वो एफॉरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन जैसे कार्य में संलिप्त होकर अपने लिए ग्रीन क्रेडिट्स कमा सकती है। जैसे हमें पता है कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, वैसे ग्रीन क्रेडिट, कितना आपने वृक्षारोपण किया, कितना आपने वाटर कंजर्वेशन किया, कितना आपने नुकसान होने से बचाया, बाद में इसको और लेवल पे लॉन्च करने की बात भी की जा रही है। अब जब इतनी बात करी है तो एक बात और सही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, तो हाल ही में यूएन एनवायरमेंट असेंबली हुई थी जो 2012 में बन के आई, और इन्होंने एक रीसेंट
अपना छठा अधिवेशन किया था, टैकलिंग द ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। अब पहले यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली क्या होती है, तो ये यूएनईए के अंतर्गत आती है। 2012 में शुरू हुई। यूएनईपी का ही एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके अंदर 193 मेंबर्स हैं, यानी जितने आपके यूएन के मेंबर्स हैं लगभग सारे होते हैं इसके अंदर। इनका काम ये होता है कि जो एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है, जो एनवायरमेंटल चैलेंज है, उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो हर साल इनका एक तरह से असेंबली होती है। तो इस बार आया था, उसका टॉपिक था टैकलिंग द ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस। इसमें 15 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए, एक मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन हुआ। अब रेजोल्यूशन क्या क्या अडॉप्ट हुए, तो देखो जब भी एनवायरमेंट से जुड़ी हुई बातें होती हैं, और ये यूएन की पूरी एनवायरमेंट एजेंसी असेंबली है जहां इतने लोग बैठते हैं, इतनी सरकारें, तो बहुत ब्रॉड लेवल पे बात होती है। तो इसमें आपके एनवायरमेंटल इश्यूज पे बात होगी, जैसे डेजर्टिफिकेशन, जैसे लैंड डिग्रेडेशन, सैंडस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, केमिकल मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल कंसर्न, मिनरल कंसर्न्स, वो सब जुड़ा होगा। और ये काम करता है मल्टीलैटरल लेवल पर, साइंस बेस्ड अप्रोच पे, कि साइंटिफिक एविडेंस है कि ये केमिकल के इस्तेमाल से जंगल बढ़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, ये अगर आप प्रोजेक्ट यूज करोगे तो इससे इतना नुकसान हो सकता है। जैसे आपको पता होगा, अफ्रीका में एक ग्रेट ग्रीन वॉल बन रही है ताकि डेजर्ट जो सहारा बढ़ रहा है उसको रोका जा सके। भारत में भी ग्रीन वॉल बनाई गई है अक्रॉस द स्ट्रेच ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, टू स्टॉप द जो डेजर्टिफिकेशन थार की वजह से बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए। इस तरह के और इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, उसी पर फोकस करता है ये। और जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस है किसी देश की, कैसे कैसे और इनोवेशन किया जाए, उसके ऊपर फोकस करते हुए यूनाइटेड नेशंस का एनवायरमेंटल असेंबली हुआ है, इन सभी एरियाज पे काम करती है। तो अभी कुछ और रिपोर्ट्स भी आई हैं वो भी से जुड़ी हुई है, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024, जिसमें बात ये की गई है कैसे हमें ग्लोबल कंजम्पशन को कम करना है ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज का खनन कम करें। फिर ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 का आता है। फिर हैवी ड्यूटी व्हीकल एनवायरमेंटल रिपोर्ट आती है। फिर यंग चैंपियन फॉर अर्थ अवार्ड आता है। तो ये सारे इसी संस्था के आसपास, यूएनईपी के आसपास जुड़ी हुई जो रिपोर्ट्स है, ये उसकी एक लिस्ट होगी जो आप इसको भी याद कर सकते हैं। लिस्ट में काफी रिपोर्ट्स काफी रेलेवेंट होती है, तो वहां से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला, जो रिसेंटली अभी यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये क्या कहती है, तो इन्होंने कहा कि दुनिया में वाटर स्कैर्सिटी जो है बढ़ती जा रही है। और यूनाइटेड नेशंस की जो वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंटल रिपोर्ट है, यूएन वाटर द्वारा हर साल एक तरह से निकाली जाती है। दुनिया भर के जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उसके मैनेजमेंट को देखने के लिए कि भाई कैसे इसको बेहतर मैनेज किया जाए, क्या चैलेंजेस है, ताकि पॉलिसी मेकर्स सीख सके कि भाई चाइना क्या कर रहा है, कोरिया क्या कर रहा है, इंडिया जापान से क्या सीख सकता है, क्या समस्या है किसी मान लो अफ्रीका के देश को मिल रही है, इंडिया उनसे क्या सीख सकता है, ईरान को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको लेकर पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में जो समस्याएं हो सकती है उसको सॉर्ट आउट करने का तरीका यहाँ देखा जाता है। जो वाटर गोल्स है उसको ट्रैक करना, जो SDG 6 है क्लीन वाटर या सैनिटेशन वाला, उसके ऊपर फोकस करना मेन एरिया रहता है इस चीज का। इन्होंने देखा कि रिसेंटली जो नई रिपोर्ट आई उसमें बोला है कि भाई आपको पार्टनरशिप पे फोकस करना चाहिए, ऑफ ट्रैक प्रोग्रेस को देखना चाहिए। इन्होंने बोला है कि वाटर एजेंडा शेप करना चाहिए, नेशनल स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, मोबाइल एक्शन करना चाहिए। और जो मुख्य रूप से इनकी रिकमेंडेशन थी वो क्या थी, देखिए 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो समझिए। इन्होंने बोला है भाई पहले तो गवर्नेंस को लेकर आपको और ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा, बेहतर गवर्नेंस करनी पड़ेगी वाटर रिसोर्सेज की। जहाँ भी वाटर बनता है, चाहे रिवर की बात हो, चाहे आपकी ग्राउंड वाटर की बात हो, सिक्योर करना पड़ेगा, बेहतर एक्सेस टू एवरी पर्सन एंड बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। बट इसके अलावा ये भी बोला हमें वॉश को लेवरेज करना पड़ेगा, वॉश मतलब वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ताकि ऐसा सर्विस सिस्टम बनाए, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए ताकि सामाजिक रूप से सब साथ आए, एक कम्युनल कोलैबोरेशन हो, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में पार्टनरशिप हो, ताकि बेहतर तरीके से एक सर्विस सिस्टम क्रिएट हो पाए, ताकि लोगों के लिए भी बेहतरी हो और पानी का इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से हो पाए। पानी को हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी से डीकपल करना, मतलब जो अभी पानी है और इंडस्ट्री में कितना यूजेज है वो जुड़ा हुआ है। भाई इंडस्ट्री में कितना पानी चाहिए उतना पानी प्रोवाइड कर लो, और रीयूज के ऊपर बात नहीं होती। इतना हमें पानी चाहिए, इंडस्ट्री के लिए इतनी वाटर रिक्वायरमेंट है, तो एक डैम से, एक रिवर से इतना पानी उस इंडस्ट्री की ओर चला जाएगा। तो उसको डीकपल करने की बात, क्योंकि उन्होंने कहा भाई इंडस्ट्री को पानी चाहिए तो अच्छी बात है, लो पानी, पर क्या आप वो रीयूजेबल पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते बिल्कुल, तो उसके ऊपर फोकस करो, डीकपल करो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट से। ट्रांस बाउंड्री वाटर मैनेजमेंट, इक्विटेबल वाटर मैनेजमेंट, जो रिवर बेसिन है उसके ऊपर बेहतर, दो देश मिलकर अगर बेहतर ऑपरेशन करता है, मान लो ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो क्या भारत और चाइना या भारत या बांग्लादेश उसके ऊपर अगर कंबाइंड रूप से उसके ऊपर काम करें, बेहतर उसको मैनेज करें, उसके बेसिन को बेहतर तरीके से उस बेसिन के ऊपर काम करें, तो बेहतर ओवरसाइट और बेहतर कंजर्वेशन की जा सकती है, उसके ऊपर फोकस की। और वाटर रिसोर्सेज का भी इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग की बात की है कि समाज में
सब वर्ग को, सभी को रिसोर्स का फायदा मिलना चाहिए, बेसिक इनके आउटकम्स है। तो लेवरेज वॉश, डीकपल वाटर और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, इसके यूपर ही फोकस किया गया इस बार की यूनाइटेड नेशंस वाटर डेवलपमेंटल रिपोर्ट में, ठीक है। अब बात आती है एक चीज की, सी माउंट्स के ऊपर। दो देशों के पास कुछ नए सी माउंट्स देखे गए। तो वो दो देश कौन से हैं? पेरू और चिले। पेरू और चिले कहाँ देखने को मिलते हैं? जब हम साउथ अमेरिका का एक चित्र अगर बनाए तो ये आपको यहाँ दिखेगा चिले, इसके ऊपर आपको दिखता है पेरू। तो यहां पर जो है 4 सी माउंट्स दिखे ओशन से उठते हुए। सी माउंट्स क्या होते हैं? यानी समुद्र के नीचे ना ऐसे माउंट से बने होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सी माउंट्स, ठीक। तो कहाँ दिखे हैं? चिले और पेरू में। और दुनिया का सबसे बड़ा सी माउंट कहाँ है? तो माउना की कहाँ पर है? हवाई में। वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा सी माउंट है, ठीक है। जो गाइड्स होते हैं वो भी इनके एक तरीके के होते हैं, पीक्स जो बहुत ज्यादा फ्लैट होते हैं, प्लेट्यू टाइप के गाइड्स बन जाते हैं, ठीक है। गाइड सी माउंट्स तो अभी रिसेंट बड़े वाले कहाँ मिले हमें? पेरू और चिले में, साउथ अमेरिका में दोनों ही देश है। अगला आर्टिकल बात करता है रेडमड की। अब रेडमड क्या है? आईआईटी मद्रास, इन्होंने एक नया तरीका निकाला जिसके तहत जो बॉक्साइट का रेजिड्यू होता है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। उसका नाम दिया है इन्होंने रेडमड। तो बॉक्साइट का जो रेजिड्यू होता है असल में लाल कीचड़ की तरह दिखता है, इसलिए उसको रेडमड कहते हैं। तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉक्साइट का, उससे जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है वो बाहर निकाले जा सकते हैं। और क्योंकि रेडमड होता ही असल में जो बॉक्साइट का वेस्ट होता है ना, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कोरोसिव होता है। तो आज जहां भी इसको अगर हमने छोड़ दिया, कहीं से बॉक्साइट का वेस्ट निकला है, तो उस इलाके को जला देता है, सॉइल खराब कर देता है, इकोसिस्टम खराब कर देता है, पानी को तबाह कर देता है। तो उसको सॉर्ट आउट कर देंगे कि भाई कैसे उससे हम जो उसका रेजिड्यू है उसका हम बेहतर इस्तेमाल कर पाए, उसको लेकर आईआईटी मद्रास ने एक नई तकनीक निकाली है। यानी आप रेडमड को एक फॉस्फोरिक एसिड पहले इसमें डालते हो, उससे जो भी वैल्यूएबल मटेरियल है वो निकाल लोगे, सेरामिक्स वगैरह निकाल लोगे, और उसका इस्तेमाल आप अपने एनर्जी स्टोरेज में, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में कर पाओगे। तो बेहतर तरीका है, ना कि सीधा उसको आप डिकम्पोज कर दो जिससे आपकी रिवर्स या आसपास या सॉइल खराब हो जाए। उससे बेहतर उसको रीपर्पज करने का तरीका ये आईआईटी मद्रास ने कहा। रेडमड इज रिलेटेड टू बॉक्साइट। अगला टॉपिक, द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। अब एक मेलन क्लाइमस द्रौपदी, ये क्या है? एक नया मेरीन स्पीसीज ऑफ सी स्लग कहते हैं, ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की कोस्ट पे मिला है। तो इसको हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी जी के नाम पे रखा गया है। ये रैपिड हंटर्स होते हैं। तो क्या है ये? तो असल में एक सी स्लग है, इतना ही रेलेवेंट है, ज्यादा रेलेवेंट है नहीं हमारे लिए, बस याद रखना चाहिए क्या है ये। उड़ान लैंड को लेकर न्यूज में बातें आई। उड़ान लैंड क्या होते हैं? देखिए, राजस्थान में ना कई सारे सीक्रेट ग्रुप्स होते हैं। जैसे हमें पता है कि बंगाल में, उत्तराखंड में कई सारे जो ग्रुप्स होते हैं, काफी उनको पवित्र माना जाता है। तो राजस्थान में वैसे उन्हें उड़ान लैंड कहते हैं। तो जो कम्युनिटी वहाँ आसपास रहती है वही उनको पूजते हैं, उनको उनके लिए पवित्र स्थल होता है वो। तो वो जो भी ग्रुप्स होते हैं वहाँ उसका इस्तेमाल लोग ग्रेजिंग के लिए करते हैं, यानी चारागाह के लिए करती हैं, अपने पास्टल कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन जहां पर उनको पता है कि हमारा पवित्र स्थल है तो उसका इतना भी नुकसान नहीं करती खराब हो जाए, तो कम्युनिटी उसको बचा के रखती है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भाई ऐसी जगहों को, जो ऐसे कोई उड़ान लैंड उन्हें कहा जाता है कि जहाँ चारागाह की तरह जिसका लोकल कम्युनिटी इस्तेमाल करती है, बट ध्यान भी तो वही रखती है। और क्योंकि मान लो एक बड़ा सा इलाका है, मान लो 100 गज कह रहा हूँ मैं, 100 एकड़ की जमीन है कहीं, वो उड़ान लैंड है। तो वहां हो सकता है कुछ जो ग्रुप्स है वो काफी ज्यादा पवित्र माने जाते हैं, उसकी लोग देखभाल करते हैं। आसपास खाली जगह तो वहां पे लोग अपने पशु मवेशी लेके आते हैं उन्हें चराने के लिए, क्योंकि भारत में तो पैस्चर लैंड है नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा ओवरलोड है जमीन के ऊपर। तो वहां एक बैलेंस बन के चल रहा है आमतौर पे। अब सरकार ने क्लासिफिकेशन लाया कि उन जगहों को डीम्ड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। डीम फॉरेस्ट मतलब होता है हर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो खुद से किसी फॉरेस्ट को डीम फॉरेस्ट डिक्लेयर कर सकती है। जो अभी तक क्या है डीम फॉरेस्ट? तो वो जंगल जो अभी तक जंगल की तरह दिखते नहीं है, मतलब जो क्राइटेरिया है हमारे फॉरेस्ट का उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में ऐसी उम्मीद है कि दे मे बी कंसिडर्ड फॉरेस्ट, उनको डीम फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अभी जो प्रपोजल आया है कि भाई उड़ान्स को हम डीम फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देंगे, तो जो लोकल लोग हैं उनको लगता है अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो भाई ये जो ग्रेजिंग होती है वो रुक जाएगी। जो हमें छोटे मोटे कुछ फॉरेस्ट के प्रोड्यूस होता है, मान लो कुछ पत्ते हो गए,
कुछ फल हो गया जिसका इस्तेमाल वहां के लोग, आम जनता करती है, उनको डर है कि भाई हमारे हाथ से वो छिन जाएगा। और बात ये कि इसको अभी तक कंजर्व इन्हीं लोगों ने किया है, तो उनका कहना है भाई ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो उड़ान की जब बात है, राजस्थान के पास जाएंगे, राजस्थान मतलब जहाँ पर सीक्रेट ग्रूव्स है उसकी बात की जा रही है, तो उड़ान लैंड की बात वहां से आ गई, ठीक है। और इंक्रोचमेंट हो गया, लैंड राइट को लेकर इश्यूज है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने जब बोला था कि भाई इसको डीम्ड हम फॉरेस्ट डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पर काफी विवाद उठाया था, खासतौर पर जो चरवाहे वहाँ के हैं, जो जनजाति है वहां पे जो इसका इस्तेमाल करती है पेस्टोरल एक्टिविटीज के लिए, उनकी तरफ से तो और स्ट्रांग आवाज उठी थी इस चीज के खिलाफ ओरान लैंड राजस्थान में। जब ओरान लैंड की बात कर ली, जंगल की बात कर ली, नदियों की बात कर ली, भारत में हो रहा था सब कुछ। अब थोड़ा भारत से बाहर निकलते यूरोप जाते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक लॉ लाया है, नेचर रिस्टोरेशन लॉ। इनका कहना है यूरोपियन यूनियन का जो 20% समुद्री इलाका है और जमीनी इलाका है, इसको हम रिस्टोर करेंगे। जो इकोसिस्टम हमारा डिग्रेड हो गया है उसको हम बेहतरी तरीके से लेके आएंगे। क्लाइमेट और जो बायोडाइवर्सिटी का गोल है हमारा, जो हमारी फूड सिक्योरिटी का गोल है, उसको पूरा करेंगे। और इनका कहना है कि ईयू का 20% जो समुद्री इलाका है, जो जमीनी इलाका है, उसको हम दोबारा रिस्टोर करके बेहतर तरीके पे ले आएंगे। इसके लिए खास बात है कि ये जो नेचर रिस्टोरेशन लॉ है, इसमें बाइंडिंग टारगेट दिए गए कि भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आमतौर पर बाइंडिंग लोग लागू नहीं करते, पर ईयू इस लेवल पर है, वो कर रही है। 2 साल के अंतर्गत इनको अपने जो ईयू की कंट्रीज, इनको अपना नेशनल रिस्टोरेशन प्लान्स दिखाना पड़ेगा, कितनी जमीन को रिस्टोर किया, जंगलों को लगाया, पानी को बचाया, फॉरेस्ट कवर बढ़ाया। इन सब की ओर फोकस करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए स्टेप है किसका, ईयू का नेचर रिस्टोरेशन लॉ, ठीक। आगे एक और इनकी तरफ से यूरोप में चीज हुई है, जो है इकोसाइड को लेकर लॉ बनाया गया। बेल्जियम पहला देश बना जहां इकोसाइड को क्रिमिनलाइज किया गया। जैसे हम सुसाइड के बारे में जानते हैं, जहां खुद की कोई जान ले ले। इकोसाइड मतलब होता है जब आप कुछ ऐसे काम करें जिससे इकोलॉजी को बहुत ज्यादा नुकसान हो, तो उसे कहते हैं इकोसाइड। और इन्वायरमेंटल डैमेज जब बहुत ज्यादा हो किसी आपके कार्य की वजह से, तो कहते हैं इकोसाइड कर रहे हो आप। तो उसको रोकने के लिए क्रिमिनलाइज किया गया बेल्जियम में पहली बार। और सबसे पहले आर्थर ग्लास्टन ने 1970 में ये शब्द का यूज किया था। भारत में अभी तक ये क्रिमिनलाइज नहीं है, हो जाना चाहिए अगर ऐसे एक्टिविटीज होती है तो। इसके अलावा एक आरसीपीएस नाम की एक चीज है, जो है रिप्रेजेंटेटिव कंसिडरेशन पाथवेज। ये इमिशन स्टैंडर्ड को कम करने के लिए कोशिश की कि भाई ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ रहा है, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो कुछ ऐसे मॉडल बनाए गए इससे बेहतर तरीके से आप इन चीजों को पकड़ पाओ, समझ पाओ क्या चीजें हैं और उनको रोक पाओ। तो उसको लेकर आरसीपीएस आया है। फिर अब बात आई है जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान की, ZCBAP। ZCBAP यानी जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान के तहत कैसे हमारा जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो का, या फिर जो हम 2050 तक हम अपनी बिल्डिंग एक्शन प्लान के थ्रू नेट जीरो बनाना चाहते थे सिटीज को, नागपुर ने लॉन्च किया है सिटी वाइड जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान की। वहां पर हमारे जो लाइफ साइकिल इमिशन है, बिल्डिंग्स की लाइफ साइकिल को कम किया जाए और बेहतर तरीके से सिटीज में हम एक ऐसा सिटी बनाए जहां हम बेहतर इमिशंस को जितना हम ऑप्टिमाइज कर पाए, जितना कम हो इमिशन, जितना हम पर्यावरण के हिसाब से अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर पाए, उसको देखकर से लॉन्च किया गया नागपुर में। और ये वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है ग्लोबल जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट का, जहां 5 और शहर कीनिया, कोस्टारिका, टर्की, कोलंबिया और नागपुर इसके अंतर्गत है, ताकि हम कैसे सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन कर पाए। जैसे हम जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लेके आता है, जो उस नदी के सामने बिल्डिंग्स दिख रही थी, तो हमें वैसी कांच वाली बिल्डिंग नहीं, हमें ऐसे बिल्डिंग्स बनानी है जो जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान के तहत बनी हो, जहां हम इमिशन बहुत कम करें। इसके अलावा एक और चीज है E100 यानी एथेनॉल 100। अब इसको लेकर गवर्नमेंट ने कुछ, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, उन्होंने E100 लॉन्च कर लिया, क्लीन फ्यूल जो 92 से 94% एथेनॉल से बना होता है, इससे कि हम अपनी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को 63% तक कम कर पाएंगे। और हमारा पेट्रोल का इंपोर्ट भी कम होगा, लेकिन इससे जुड़ी हुई अभी तक व्हीकल्स नहीं आई हैं। अभी तक आमतौर पे E10 और E20 व्हीकल्स आते हैं, यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% तक एथेनॉल मिक्स है, आप उसका इस्तेमाल गाड़ियों में कर पाते हो। अब यहाँ E100 की बात करें, कंप्लीटली अब 90-95% तक एथेनॉल का इस्तेमाल वाली गाड़ियों पे रन कर पाओगे। इसको लेकर पुश करने की कोशिश अब मिनिस्ट्री कर रही है। तो देखिए ये हमारा हो गया पूरा डिस्कशन। आप डिटेल में चाहो तो चलो भाई, आपको PDF या हमारे टेलीग्राम चैनल PWOLIS ऑफिशियल मिल जाएगा। लेकिन पहले चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर जहां हमने तस्वीरें देखी है। आपको सारे नाम याद होंगे जो भी हमने डिस्कस किया है। अब आते हैं अपने पहली स्लाइड की तरफ, जहां हमने बात हमारी तस्वीरों से रिवीजन के ऊपर। ये जो बिल्डिंगें हैं इनमें क्या दिक्कत है, कांच की बिल्डिंग है तो उसके लिए जीरो कार्बन, क्या नाम है भाई, क्या पढ़ा अभी हमने, क्या चाहिए, जीरो इमिशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट कहां पर आने की बात कर रहे हैं, नागपुर में, ठीक है। 5 शहर इसमें अंदर और है,
कोलंबिया है, कोलंबो नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है समझ लिया। अब कैट्स हमें दिख रही है, इनको लेकर क्या प्रोग्राम लॉन्च किया है, बिग कैट कोalition, इंडिया में हेडक्वार्टर होगा, 150 करोड़ हमने उसके लिए निकाले हैं। यहाँ बेचारी डॉल्फिन कहाँ मिलती है, गंगा नदी में, इसके लिए हमारा क्या प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। ये आपको दिख रहा है वेस्ट, बैटरी वेस्ट, तो इसको बैटरी लॉज में क्या बदलाव किए गए, एक्सीडेंट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बदलाव किए गए, सीपीसीबी का कैसे रोल बढ़ा है, क्या आपको याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है, क्या चेंजेस हुए हैं, आई होप आपको याद होगा। फिर अगर मैं और आऊं तो मान लो ये ग्रीन इलाका जहाँ कुछ लोगों ने जंगल लगाए हैं, तो ग्रीन क्रेडिट यहाँ पे मिलेगा। ग्रीन क्रेडिट का क्या सिस्टम है ये हमने जान लिया। फिर रिवर वाटर को लेकर जो एक समिट हुई उसका क्या नतीजा हुआ, क्या उसके आउटकम्स आए, बैटरीज को लेकर क्या चेंजेस किए गए, किस तरह में कंजर्वेशन को बचाना है, ईयू ने कौन सा लॉ लाया है कि भाई कितने परसेंट वो अपने 20% इलाकों को सेफगार्ड करेंगे। और अगर आप ऐसी बैटरी या डिकम्पोज करें नदी के किनारे, नदी तबाह होगी, इकोलॉजी तबाह होगी, डॉल्फिन मारी जाएंगे, शेर मारे जाएंगे, बिल्लियां मारी जाएंगी, तो आप क्या कर रहे हो, इकोसाइड कर रहे हो। तो किस देश ने इकोसाइड को क्रिमिनलाइज किया सबसे पहले, तो बेल्जियम ने, ठीक है। तो इस तरह आप देखो तो उस तस्वीर के थ्रू अपने सारी जो तक हमने पढ़ा, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ा, हर एक टॉपिक जो पढ़ा इन तस्वीरों के थ्रू आप उसको रिवाइज कर सकते हो आराम से। तो ये हमारी आज की डिस्कशन हुई, आप इसको पढ़िए, इमेज के ऊपर अपने आराम से पॉइंट आउट कर लिए कि भाई यहाँ हमने पढ़ा तो राजस्थान का कौन सा लैंड है जिसको लेकर विवाद चल रहा है, जानान लैंड, बोलान लैंड, क्या होता है वो, इस लैंड को लेकर क्या विवाद है। तो इस तरह से आप इमेजेस को ही अगर आप यूज करेंगे तो बेहतर तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। और ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको और ऐसे इनिशिएटिव चाहिए तो प्लीज कमेंट करें और बताएं आप किन टॉपिक्स को लेकर आप परेशान हैं। विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग PW Only IAS।